हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये हमारे ये सीरीज का नहीं, पूरे ग्रेड 10 के फिजिक्स का आखिरी लेक्चर है। हमारे पूरे चैप्टर्स एकदम डिटेल में विद कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जाम पे न्यूमेरिकल्स, ओलंपियाड न्यूमेरिकल्स आज खत्म होने जा रहा है। चैनल पे वीडियोस खत्म नहीं होंगे, ये सीरीज खत्म हो रही है। ठीक है बच्चों, फिर कुछ नया आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द ओलंपियाड न्यूमेरिकल्स फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट्स। एक बात, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स नहीं देखे राइट, स्टार्टिंग के 1 to 5, तो प्लीज पहले देख लीजिए, वो कवर कर लीजिए, उसी के बाद ये सॉल्व होंगे। ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी और एग्जाम क्लास की न्यूमेरिकल लगा लो, उसके बाद ओलंपियाड्स लगाना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स डू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, राइट। सो द क्वेश्चन इज टू करंट कंडक्टिंग वायर्स आर हंग ऑन द प्लास्टिक रॉड। तो आपने एक रॉड देखा होगा, ऐसा है ना, क्वेश्चन में दिख रहा होगा एक रॉड, और यहां पर एक वायर लगा है, यहां पर एक वायर लगा है। देखो करंट यहां से जा रहा है, उसको 1 नाम दिया है। करंट यहां से नीचे जा रहा है, दैट इज 2। यहां करंट नीचे जा रहा है, दैट इज आई थिंक 3, और ऊपर जा रहा है, दैट इज 4। ओके, तो 1 and 2 रिपल करेंगे, 2 और 4 रिपल करेंगे। तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। अगर मानो यहां एक वायर है और दूसरा यहां पर वायर, और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से यहां पर फ्लो हो रहा है I1 अमाउंट ऑफ करंट, यहां पर फ्लो हो रहा है I2 अमाउंट ऑफ करंट। चलो किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, किसी एक का। तो लेट्स से ये करंट, ये वायर में से करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? राइट हैंड थंब रूल, ऊपर जाएगा, थंब स्ट्रेच योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर। देखो तो ऐसे बनेगी ना, ऐसे लूप्स बनेंगे, ऐसे ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी I1 की, I2 को कैसे दिखेगी? देखो अंदर जा रही है, अंदर जा रही है ना, थंब अंदर अंदर अंदर। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी वो कुछ इस तरह से होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 on 2, ड्यू टू 1 on 2। नाउ जस्ट लुक एट दिस, इट इज लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड है। और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल फॉर दिस वायर। फॉर दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या कौन सी? एक्सटर्नल। अब ये वायर में से करंट या चार्ज ऊपर जा रहा है, देखो ना चार्ज ऊपर जा रहा है, समझो मेरी बातों को। तो इट इज लाइक एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज अगर जाएगा तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा। डू यू एग्री? उस पर क्या एक्ट करेगा? फोर्स एक्ट करेगा। लेट्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे फाइंड कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल या तो राइट हैंड पाम रूल, दैट इज ताली रूल। अपनी उंगलियां कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर अंदर। वेयर इज द चार्ज? चार्ज इज गोइंग अप। देखो उंगलियां अंदर, चार्ज इज गोइंग अप, थंब डायरेक्शन ऑफ चार्ज, और ताली कहां बजेगी? अंदर, ऐसे इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली यहां पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। अरे बाप रे, मतलब दो वायर जिसमें से करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। सिमिलरली आप इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनाते हैं, आपको आंसर क्या मिलता है? यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता। इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन किसकी? करंट की, तो वो दोनों वायर या कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। देखो अगर उल्टा होता, समझो उल्टा होता, यहां पर करंट ऊपर जा रहा है कितना? I1, यहां पर करंट नीचे जा रहा है I2। चलो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, कैसी? देखो थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? अंदर। बी मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी? एक्सटर्नल फॉर दिस वायर। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर अंदर अंदर, चार्ज कहां जा रहा है? नीचे नीचे नीचे, मतलब उंगली नीचे, थंब नीचे कर दो, उंगलियां अंदर, थंब नीचे। फोर्स बताओ कहां बजे? ताली देखो बाहर बजी। इसका मतलब यहां पर फोर्स कैसा लगेगा? आउटवर्ड्स। इसका मतलब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है करंट का, किसका? ऑपोजिट डायरेक्शन है करंट का, किसमें से? वायर में से या कोई कंडक्टर में से, वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। तो सेम डायरेक्शन, दोनों अट्रैक्ट, दो मतलब सेम डायरेक्शन किसका? दो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और सेम डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर टू वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्रिस्टल। सो बच्चों यहां पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी फाइंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड रूल, पहले लेफ्ट हैंड लेना, ये उंगली किसके? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही? अंदर अंदर। ये मिडिल फिंगर कहा? डायरेक्शन ऑफ करंट, कहां जा रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट, ऊपर ऊपर। वेयर इज द फोर्स? थंब कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में। बट आपको पता है मुझे तो ताली रूल ही पसंद आता है। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर। यहां पर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे। आई मीन फर्स्ट में ऊपर, थर्ड में नीचे, सेकेंड में नीचे, फोर्थ में ऊपर। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोला। ऑप्शन नंबर 1, 1 and 3 पार्ट ऑफ वायर रिपेल ईच अदर। 1
N3 दोनों का डायरेक्शन कैसा ऑपोजिट, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो क्या करता है रिपल। तो आई थिंक फर्स्ट वन जो क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट वन वो बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड 2 and 4 पार्ट ऑफ वायर रिपल ईच अदर, 2 and 4 डायरेक्शन कैसी ऑपोजिट, बिल्कुल, तो 2 भी सही है। थर्ड वन 1 and 4 रिपल ईच अदर, 1 and 4 अरे डायरेक्शन सेम है तो 1 and 4 क्या करना चाहिए, रॉन्ग, बिकॉज दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने चाहिए, ठीक है। फोर्थ वन 1 and 4 रिपल ईच अदर, 1 and 4 रिपल ईच अदर नहीं, अच्छा मैंने थर्ड वापस रीड कर लिया, ओके। फोर्थ ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड रिपल ईच अदर, सेकेंड एंड थर्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, नीचे ही जा रहा है, तो ये भी गलत है। क्यों, एक दूसरे को वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्यों, सेम डायरेक्शन क्या करता है, अट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या करता है, रिपल। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर, नोट कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, प्लीज पॉज करिए और ट्राई करिए। फर्स्ट वन मान सकता हूं कि थोड़ा अलग था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब सेकंड वन बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर is kept along the axis of the circular loop carrying current, ओके। तो मान लो ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में पता नहीं, कोई भी डायरेक्शन मान लो, कोई भी एक डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फोर्स और एक करंट कैरिंग कंडक्टर बिल्कुल एक सेंटर पे रखा है, एक्सिस पे। तो मान लो अगर ये एक्सिस है तो इससे पास होता हुआ, मतलब ऐसा है ना, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। मैं ड्रॉ ऐसे कर रहा हूं और आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं ड्रॉ ऐसे कर रहा हूं और आप समझ रहे हो कैसे जा रहा है, बिल्कुल इट इज गोइंग इनसाइड, इट इज गोइंग इनसाइड, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रेट कंडक्टर ऑन द लूप, द फोर्स बाय कंडक्टर ऑन लूप, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, सर नहीं पता, मान लो कोई भी एक डायरेक्शन, चलो मान लो ये डायरेक्शन, यहां पर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1, इसमें I2, ठीक है। अब बताओ इसके पहले तो क्या करो, ये फोर्स लगाएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी यहां पर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, है ना। ये वायर एक्चुअली अंदर जा रहा है, करंट भी हमने माना अंदर, मैग्नेटिक फील्ड देखो बनाओ कैसे, लूप्स बनेगी, लूप्स ऐसे ऐसे, वायर ऐसा है, कंडक्टर ऐसा है, कंडक्टर ऐसा है, देखो अंदर जा रहा है करंट, ऐसे लूप्स बनेगा, ऐसे ऐसे लूप्स बनेगा, तो हमने बोला लूप बना दो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगी, अरे लूप्स बनेगा बेसिकली, है ना, लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी, अरे बाप रे। अब ताली रूल लगाओ, इस पे फोर्स कहां लगेगा, वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस पॉइंट पे, चलो एक पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे, क्योंकि देखो ना करंट कैरिंग कंडक्टर लूप बना रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे कहां पर, इस डायरेक्शन में, अंदर। थंब स्ट्रेच करो परपेंडिकुलर, अरे थंब भी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि इस पॉइंट पे देखो, ये वाला पॉइंट ए मान लो, पॉइंट ए, ये पॉइंट पे करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर दैट इज I1। उस पॉइंट पे एक्सटर्नल, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्सटर्नल, क्योंकि इसने बनाई इस पे ऊपर, राइट। वेयर इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो भी सेम डायरेक्शन में। सर ने एक फॉर्मूला दिया था, फोर्स क्या लगता है चार्ज पार्टिकल पे, QVB sin थीटा, और अगर ये चार्ज पार्टिकल ना होके वायर हुआ तो ILB sin थीटा, ठीक है। sin थीटा, यहां पर व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन V एंड B, V मतलब चार्ज जहां जा रहा है और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द एंगल हियर, 0 डिग्री। और सर आपने डायरेक्शन अपने मानी है, करंट अंदर जा रहा है, अगर सर उल्टा होता तो चलो मान लो करंट जो वायर है कंडक्टर, उसमें करंट ऐसा फ्लो होता बाहर, देखो तो लूप कैसा बनता है, ऐसे ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ बी क्या हो जाती है, ऑपोजिट। या तो फिर बी ऐसे ही डायरेक्शन में करंट लूप में से ऐसे घूमता तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट। तो व्हाट आर द एक्सट्रीम केसेस, या तो 0 डिग्री होगा या दोनों का 180 डिग्री, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई भी डायरेक्शन मान लो, कोई भी डायरेक्शन मान लो, ये दोनों में से कोई पॉसिबल होगा, राइट। अरे भाई देखो ना, यहां पर करंट या तो ये डायरेक्शन में होगा या तो ये डायरेक्शन में होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन में बनेगी या तो ये डायरेक्शन में बनेगी, या तो दोनों में एंगल 0 डिग्री होगा। 0 मतलब कब, जब सेम डायरेक्शन, थीटा क्या होता है 0, या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन, थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इसको 180 बोलते हैं, राइट। दोनों अपोजिट हो गए, देखो ना 180 हो गया। दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, देखो कैसे 180, देखो इसको ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन, देखो दोनों में एंगल कितना हो गया 180। दोनों ही केस में व्हाट इज sin 0, sin 0 डिग्री 0, व्हाट इज sin 180, sin 180 इज आल्सो 0, मतलब कि फोर्स क्या लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। द आंसर इज फोर्स ऑन द लूप बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0। सर बट हमें फॉर्मूला याद नहीं आएगा, तो देखो ओलंपियाड क्वेश्चन है तो कुछ कुछ फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, मेरे से फॉर्मूला याद नहीं आया। इस पॉइंट पे वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे, वेयर इज द थंब स्ट्रेचिंग, थंब ऊपर स्ट्रेच होना चाहिए परपेंडिकुलर, पर सर थंब को तो हमें ऐसे स्ट्रेच करना पड़े सेम डायरेक्शन में, आपको पता है रूल गलत हो रहा है, रूल गलत हो रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और जब रूल गलत हो जाता है मतलब सेम डायरेक्शन में जाता है, आपको पता है फोर्स क्या लगता है 0। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर, ओके, नोट करो। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यहां पर एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट पे वायर रखा है और यहां पर 3 कॉम्पस रखे हैं,
और ये नॉर्थ पोल दिखा रहा है, देखो नॉर्थ इधर और नॉर्थ इधर। तो पहले तो बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, वायर कैसे जा रहा है, मतलब वायर देखो वायर ऐसे रखा है, समझ गए, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन, वायर ऐसे करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा। नॉर्थ पोल मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नीचे। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, ऊपर, क्योंकि नॉर्थ पोल कहाँ पर था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड करंट लेट से ऐसे जा रहा होगा, क्या पॉसिबिलिटी करंट अंदर गया होगा या तो बाहर गया होगा, लेट से बाहर गया होगा, बाहर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनी, नहीं नीचे जानी चाहिए, ओके चलो करंट को अंदर लेते हैं, करंट को अंदर, मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ बनी, ये वायर से, अरे नीचे जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर करंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, डू यू एग्री दिस, तभी तो देखो ना नीचे जाएगा नॉर्थ पोल, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो नॉर्थ पोल ऊपर जा रहा है, दो पॉसिबिलिटी, तो करंट ऐसे बाहर जा रहा होगा या तो अंदर, लेट से बाहर जा रहा है, बाहर मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं नीचे नहीं बढ़ रही ऊपर, तो मतलब करंट को अंदर जाओ, अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे बनी, हाँ जी, तो यहाँ पर भी करंट कहाँ जा रहा है, लेट से ये कितना I1 और ये कितना है I2, और करंट ऐसे अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनी, ऐसे, लेट से ये क्या है B1 और ये क्या है B2, तभी देखो ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनी, मतलब ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर है ना, ऐसे तो क्लोज बन लूप बनेगा है ना, इस डायरेक्शन में। बट इसका मतलब कि दोनों वायर में करंट कहाँ जा रहा है, I1 एंड I2 गोइंग इनसाइड द प्लेन, दैट इज वेरी क्लियर। बट व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, मतलब क्या I1 I2 का करंट का अमाउंट सेम होगा, द आंसर इज नो। देखो यहां पर दो कॉम्पस को इसने इन्फ्लुएंस कर दिया नीचे जाने के लिए, इसने एक कॉम्पस को किया, अरे बाप रे, करंट अगर पावरफुल होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल बना रहा है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, करंट पावरफुल तो मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल, अगर ज्यादा, देखो फॉर्मूला एक्चुअली ये होती है, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है ना, तो फॉर्मूला इज लाइक म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जहां से हम फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूला समझाओगे, क्वेश्चन में आएगा तब डिटेल में समझाऊंगा। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी अगर I स्ट्रांग होगा, जितनी ज्यादा I जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ये दो कंपास को इन्फ्लुएंस करते नीचे जाने के लिए, अगर ये स्ट्रांग होता तो ये क्या करता, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बना रहा है ऐसे, देखो ऐसे, और ये ऐसे करके नीचे, देखो डायरेक्शन सेम है करंट का, पर देखो ना ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर नीचे ज्यादा जा रहा है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है, इसका मतलब I1 amount is more than I2. I'll check the option. Direction of current is same, option A, and its magnitude is larger in X compared to Y. तो जो X है, X में क्या है, ये I12 लिख रहा हूँ, मैं X लिखता हूँ, X और Y. I hope this part is clear. ये 1 की जगह मैं X ले लूँ, Y2 की जगह Y ले लेता हूँ, ठीक है। I hope this part is now clear. Let's go for next question. So I hope you have read the question number 4th question, पहले पॉज करो और अच्छे से रीड करो और खुद से थोड़ा सा ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो अंदर जा रही है और वो कैसी है, बिल्कुल कांस्टेंट, और एक रॉड है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो बताओ x पे या y पे, क्वेश्चन ऑप्शन देखो क्या है, x द एंड x ऑफ द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, b लिखा है एंड y ऑफ द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, c द एंटायर रॉड बिकम्स इज अनरिंगिंगली चार्ज्ड, मतलब इरेगुलर चार्ज हो गया, द रॉड बिकम्स हॉट ड्यू टू जूल हीटिंग, ठीक है। अरे हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो अंदर जा रही है, वेयर इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल, आई मीन दैट कंडक्टर कहाँ है, इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में, समझ आ रहा है, बेसिकली कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, ये थंब कहाँ गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर, तो फोर्स का लगा ऊपर, तो फोर्स डायरेक्शन इज ऊपर। आई एम श्योर ये बात तो क्लियर, देखो ना, मैं ये लेफ्ट हैंड भी यूज कर सकते फ्लेमिंग का, मैग्नेटिक फील्ड हु इज कल्प्रिट, इनसाइड वेयर इज द चार्ज, मोशन कहां पर, उधर, फोर्स देखो ऊपर, फोर्स थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पर ये फोर्स लगता किस पे, आपको पता है, ये फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पे, किस पे लगता है, पॉजिटिव, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा ऊपर, तो वो सब कहां जाएंगे, ऊपर, और ऊपर जाके बैठ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां चले गए, सब ऊपर, तो विच साइड या तो विच एंड ऑफ द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, द आंसर इज वाई। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, नोट कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th इज यू नीड टू चूज, आई मीन यू नीड टू आइडेंटिफाई करेक्ट, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन एक देखते हैं, फर्स्ट वन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, यस दैट इज ट्रू, पर कंक्लूड मत कर देना, रुको, बिकॉज दे ऑलवेज ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल नहीं, अगर ये मेरा बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, हाँ वो अंदर पैरेलल हो सकता है पर बाहर तो नहीं होता, देखो ना यहाँ नॉर्थ से निकला साउथ में गया, अंदर पैरेलल हो सकता है पर बाहर तो बिल्कुल नहीं, देखो ना डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, दिख रहा है,
How they are parallel? They are not parallel. हाँ, they do not intersect, but the reason is not correct. The answer is this is not a true statement. That is false. So one वाला जो है अपना one है, that is false. Let's go for two. When a current flow through a straight copper conductor, it gets permanently magnetized. No, copper is a good conductor. कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिज्म शो करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ठीक है। पर कॉपर कुछ टाइम के लिए शो करेगा, बट परमानेंट तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आंसर इज फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, ठीक है। थर्ड वन, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। बिल्कुल सही। अगर देखो एक कॉइल है जो करंट फ्लो करवा रही है, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, राइट। ये किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। क्योंकि अगर आपने कॉइल को बड़ा कर दिया और सेम अमाउंट, हम करंट के अमाउंट सेम रखे, तभी तो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर B1 है, यहाँ पर क्या बना? B2, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये डिस्टेंस क्या हो गया? R2, ये R1। अगर R1 इज लेस देन R2 तो B1 इज मोर देन B2, क्योंकि जितना सर्कल बड़ा होगा और करंट का अमाउंट सेम रखोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे कमजोर होगी। दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6 इज देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट्स लाइक दिस। एक नॉर्थ और यहां पर क्या रखा बच्चों? साउथ, और एक वायर ऐसा रखा है, ठीक है, ओके। एन अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द वायर। तो क्या होगा? फोर्स कैसे लगेगा? लेट्स से करंट गया इस डायरेक्शन में, बट ये करंट की वैल्यू क्या है? इसे AC, सॉरी करंट की वैल्यू नहीं, करंट का टाइप कैसा? AC, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब डायरेक्शन तो दी नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा हूं ये नीचे भी जाएगा एट द सेम टाइम ऊपर भी जाएगा। क्यों? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की यही खासियत है कि लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन्स वो आगे गए, ठीक है, दे गो दिस डायरेक्शन, फिर क्या करते? स्टॉप, फिर वापस कहा जाता है पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। पीरियोडिकली वो क्या करते हैं? अपनी वैल्यू शिफ्ट करते हैं, ठीक है, अपना डायरेक्शन शिफ्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये नॉर्थ और साउथ, वेयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नॉर्थ से साउथ, ये वाली है ना, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मान लो इन फर्स्ट केस करंट ऐसे जा रहा है, व्हाट अबाउट द फोर्स? तो कैसे फाइंड करें? ताली रूल। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उंगलियां, वेयर इज द थंब? थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे, या तो चार्जेस नीचे, ताली कहाँ बाजी? बाहर। मतलब कि ये वायर ऐसे बाहर निकलेगा, आउट ऑफ द प्लेन। कैसे निकलेगा? बाहर, मतलब फोर्स ऐसे लगेगा, आउट, ठीक है। लेट्स से करंट ऊपर जा रहा होता, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, ताली कहाँ बजी? अंदर, फोर्स का लगा अंदर, दैट इज इन। तो बार बार जैसे ही AC करंट पास करोगे, बार बार अंदर बाहर, मतलब ये वायर ऊपर बाहर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो विच ऑप्शन इज मैचिंग? मूव आउट एंड इनटू द प्लेन, या तो पेज, जो भी लिखा है। बार बार खाली मूव आउट नहीं करेगा, मूव आउट भी करेगा, इन भी करेगा, आउट इन, आउट इन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ रियली गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा प्यारा लेंज लॉ सॉल्व कर सकता है बहुत इजीली। ऑब्वियसली फैराडे का राइट हैंड रूल भी लगेगा, बट आपको पता है जब भी सर्कुलर लूप्स होते हैं, मैंने क्या बोला? लेंज लॉ यूज करना। बाकी लेंज लॉ कहीं पर भी लगेगा और फैराडेज का भी लगेगा, बट लेंज लॉ गिव्स मोर कॉन्सेप्ट। पता है ना क्या है कॉन्सेप्ट लेंज लॉ में? भूल गए? बेवफा। कौन बेवफा है? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट बेवफा है। और बेवफा क्यों है? क्योंकि उसकी मजबूरी है। व्हाट इज द मजबूरी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी सेटिस्फाई करना है। ये वीडियो देख लेना, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मजा आ जाएगा, लेंज लॉ वाला, ठीक है। EMI का वीडियो देख लेना, ठीक है। तो लेंज लॉ बेसिकली कहना क्या चाहता है कि इंड्यूस करंट क्या करेगा? जो भी कॉज है बनाने का, जो उसको बनाता है, जो भी उसको बनाता है, जो बनाता है, उसको वो क्या करता है? अपोज, खिलाफ जाता है, बेवफा निकलता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये मैग्नेट को, ये कॉइल होगा, ये पूरा कॉइल है, क्लोज्ड ही है ना, यहाँ पर प्लेट्स लगा दी है, क्लोज्ड है, मतलब करंट फ्लो हो सकता है, ऐसा नहीं कि ओपन रखा करंट ही फ्लो होगा। अगर ये नॉर्थ और ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड किसने? नॉर्थ से साउथ। और उसको अगर रेस्ट पे रखा, बिल्कुल रेस्ट पे, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फ्लक्स होगा। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया, फ्लक्स होगा। पर अगर फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो रेट ऑफ फ्लक्स क्या होगा? मतलब रेट ऑफ फ्लक्स मतलब चेंज इन फ्लक्स, कितना चेंज होगा? आंसर इज 0, बिकॉज कांस्टेंट है। तो चेंज क्या होगा? मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट्स से 10 बजे कितना फ्लक्स था? 10, 20, 10 बजे कितना था फ्लक्स? 10, 11 बजे फ्लक्स कितना? 10। तो व्हाट इज चेंज? d5/dt। d5/dt मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आंसर इज 0, तो कांस्टेंट है। तो अगर फ्लक्स रेट 0 है, चेंज ऑफ फ्लक्स इज 0 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा इंड्यूस करंट भी क्या होगा? 0, बिकॉज इंड्यूस करंट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बट माइनस डायरेक्शन, क्योंकि ऑपोज करता है, ठीक है।
तो हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो वो कैसे मिलेगा? या तो मैग्नेट को बाहर ले जाओ, अंदर ले जाओ, अंदर बाहर, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी। इस बार हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द कॉज? कॉज इज मोशन। वेयर इज द मोशन? दूर जा रहा, है ना? क्या कर रहा? दूर जा रहा। तो ये क्या बोलेगा? ये ऐसा करंट बनाएगा कि इसको जो कॉज है उसको अपोज करे। व्हाट इज द कॉज? कि हमने मैग्नेट को दूर लेके गए, तो ये क्या करेगा? ऐसे बनाएगा करंट कि मैग्नेट को पास लेके आए। अब मैग्नेट को पास कैसे लेके? ये नॉर्थ पोल है, तो यहां पर वो कैसा पोल बनाएगा? साउथ। समझ रहे? सर्कुलर रूप ऐसा है, ऐसे ऐसे। तो क्या करेगा? ए से बी, साउथ साउथ। अब वो साउथ कैसे बने? समझ गया ना? ए से बी लूप, और ये मैग्नेट, ये नॉर्थ है साउथ, साउथ दूर, ये नॉर्थ और साउथ दूर जा रहा है। ये बोला पास आ जा, पास कैसे आएगा? यहाँ पर साउथ पोल बनाएगा। साउथ पोल मतलब करंट कैसा फ्लो करवाएगा? क्लॉकवाइज। और ये करंट कैसा होगा? इंड्यूस्ड। करंट कैसा फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज, ताकि साउथ पोल और कॉस को अपोज करे। ठीक है, जब अगर ये साउथ पोल बन जाएगा, करंट यहां से यहां फ्लो होगा। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, तो ए से पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, यहां से निकल के कहां इकट्ठा होंगे? बी पे। यहां से निकल के कहां पर इकट्ठा होंगे? बी पे। बी पे, तो बेसिकली बी प्लेट कैसे हो जाएगी? एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज। वही क्वेश्चन पूछा है कि एक्सेस पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? ए बी और नीदर। आंसर इज ऑन बी। आई होप दिस पार्ट इज नाउ वेरी मच क्लियर। ठीक है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपको एक पैराग्राफ दिया है, वो रीड करना पड़ेगा। Specimen of magnetic material were tested using the apparatus shown in the diagram. When the switch is closed, the specimen picks up some of the iron nails, but when the switch is opened, some of the iron nails, but when switch is opened, many or most of the nails fall off. ठीक है, the number of picked up nails is given in different specimens. Specimen का मतलब होता है different materials. तो हमने देखा X क्या करता है? कितनी नंबर ऑफ नेल्स पिक करता है? 35, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, व्हेन वर्किंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही करंट को बंद कर दिया, मतलब यहां पर करंट क्या होगा बच्चों? ऑन। करंट की सप्लाई यहां पर क्या हो गई? ऑफ। पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे वर्क करता है? अरे बच्चों, ये एक लूप बना दिया, यहां से करंट फ्लो करवा है, बेसिकली सोलिनॉइड। जैसे ही करंट फ्लो कर रहा होगा इस कॉइल्स में, तो ये एक्ट करेंगे एज अ बार मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ। एक पोल बन जाएगा नॉर्थ, एक पोल साउथ। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी, तो ये करेगा मैग्नेट की तरह बिहेव। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो एक्स को जब चालू किया तो उसने 35 नेल्स को चिपका दिया, और जब करंट को ड्रॉप किया तो 4। वाई को सेम चीज की तो कितना किया? 20, और ड्रॉप कितना किया बच्चों? 10, सॉरी 20 को रिटेन, सॉरी ड्रॉप नहीं किया, मतलब कि ये ऑफ करने के बाद जितनी रिटेन किया। ओके, रिटेन मतलब कि चिपका रहा है, इतने नेल्स चिपके रहे। ठीक है, मैं समझा। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, सॉरी। ठीक है, जेड क्या करता है? 40 नेल चिपका लेता है जब करंट ऑन है, और बंद होने के बाद खाली 3 ही रिटेन करता है। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ही होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कहां पर होता है? लेट्स से स्क्रैप एरिया में, स्क्रैप यार्ड्स में, जहां पर मेटल्स, नॉन मेटल, प्लास्टिक सब इकट्ठा होता है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे और हमें आयन, लोहे की चीजों को सेपरेट करना। हम क्या सोचेंगे? ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही करंट ऑन की, इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट, और जो भी लोहे की चीजें चिपका दी, फिर हम दूसरी जगह गए और बंद कर दिया करंट, ताकि वो चिपकी हुई चीजें नीचे गिर जाए। आप क्या चाहते हो एज इलेक्ट्रोमैग्नेट? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जब हम करंट ऑन करें तो मैक्सिमम चीजें चिपक जाए, और जब ऑफ करें सब कुछ निकल जाए, तो वो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो क्वेश्चन 1 के विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट? देखो ये 35 कर रहा है, बहुत बढ़िया, 4 रिटेन करे, ठीक है। ये 20 कर रहा है, कम है, बहुत कम है, और 10 रिटेन भी कर रहा है, ये तो बहुत घटिया मटेरियल है। ये 40 कर रहा है, अरे वाह, और खाली 3 रिटेन कर रहा है, मतलब बंद करने के बाद 3 ही चिपके रहा है, बहुत बढ़िया। तो हमारा मटेरियल सबसे अच्छा Z है। ठीक है, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज द नंबर ऑफ नेल्स लेफ्ट ऑन द मटेरियल इंडिकेट्स? लेफ्ट नंबर ऑफ रिटेन मटेरियल इंडिकेट करता है कि आफ्टर करंट स्विच्ड ऑफ हो गया, मतलब कि आफ्टर स्विचिंग ऑफ द करंट को हमने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। स्टिल दैट स्पेसिमेन इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। इट इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, जो हमें नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो करंट बंद करने के बाद मैग्नेट की तरह एक्ट करे ही ना, तो हमें वो चाहिए। बट ठीक है, ये 3 ही चिपका रखा, मतलब मैग्नेट की तरह थोड़ी टाइम के लिए तो एक्ट करेगा ही, पर कम है यहाँ पर, तो इसलिए बेटर मटेरियल है, Z इज अ बेटर मटेरियल। एंड ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 9, ऑप्शन ए, एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज रिमूव्ड। यस, बिल्कुल यही है, इसका मतलब ये एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। बहुत बढ़िया, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन डायग्राम, द डायग्राम इज शोन, when the magnet is pushed into the solenoid, the pointer of the galvanometer slightly deflects to the left. Okay, जब हमने पुश किया कहां पर? into the solenoid, मतलब कि
ये हमारा मैग्नेट साउथ से नॉर्थ इनटू द मतलब ये वाली डायरेक्शन, और यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो स्लाइटली कहा था लेफ्ट साइड की तरह, है ना, लेफ्ट की तरफ थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड कॉज द पॉइंटर टू डिफ्लेक्ट थ्रू अ लार्जर एंगल। मुझे बताओ ये डिफ्लेक्ट हुआ ही क्यों? बिकॉज यहां पर क्या हुआ, करंट इज इंड्यूस्ड, बिकॉज करंट इज induced. And why current is induced? Because current induced is directly proportional to rate of change of flux. अब जितना फास्ट, देखो कितना फास्ट फ्लक्स चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना फास्ट आप फ्लक्स चेंज करते हो, फास्टर द चेंज, फास्टर दी, कितना ज्यादा फ्लक्स जा रहा है कितना कम जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, फास्टर दी चेंज मोर द इंड्यूस करंट। ऐसा नहीं कि हमने फ्लक्स बहुत ज्यादा, मतलब कि बड़ा मैग्नेट है कि ज्यादा फ्लक्स हमने पास करवा तो ज्यादा करंट बनेगा, नहीं नहीं नहीं, आप चेंज फास्ट करो। एग्जाम्पल लेट्स से एक में फ्लक्स इतना फ्लो कर रहा है 100 और हमने चेंज किया कितना 90, कितना चेंज कर दिया 10, 100 से 90 कर दिया, चेंज करे 100 90 90 100 100 90 90 100, और दूसरा है हमारे पास 2 मैग्नेटिक फ्लक्स और बाकी किस में फ्लो हो रहा है 10, हमने 2 10 2 10 कर रहे, तो ज्यादा इंड्यूस करंट कहाँ बनेगा, तो यहां बनेगा। क्यों यहां बनेगा, फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है इसमें 8 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 2, तो ज्यादा फ्लक्स चाहिए नहीं हमें फास्टर फ्लक्स चेंज करवाना है। तो ऑप्शन ए आई थिंक इज सुटेबल, मूव द मैग्नेट फास्टर। जैसे फास्ट करेंगे फ्लक्स ज्यादा फास्ट चेंज होगा, फ्लक्स ज्यादा फास्ट चेंज होगा तो इंड्यूस करंट ज्यादा बनेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। I hope this part is clear. Let's go for question number 11. Which of the following would produce a deflection of the pointer towards right? अगर हमने इसको देखो इन सॉलिनॉइड के अंदर मूव किया तो डिफ्लेक्शन कहां पर हुआ, लेफ्ट साइड, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन रिवर्स करनी है गैल्वेनोमीटर में, तो ये जो मैग्नेट है उसको क्या करो, आउट करो, आउट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर में करंट का जो डायरेक्शन बनेगा वो ऑपोजिट बनेगा। क्यों, करंट बेवफा है ना, लेंस लो। चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इज अ रियली गुड क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स 1 and 2 प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मीटर स्केल। तो ये मीटर स्केल है और हमने ऐसा रखा राइट एंगल पे, ठीक है, एंड दे आर पैरेलल, और कितने लॉन्ग है, इनफाइनाइट, क्योंकि कुछ लेंथ बताई नहीं कंडक्टर, तो हम मानेंगे बहुत लंबी इनफाइनाइट है। अब 12th में जाओगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ोगे, पर अभी आप समझ जाओ इनफाइनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट, एट 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, इन द सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी हमने सेम ले ली, या तो ऊपर या तो नीचे, कोई भी डायरेक्शन ले लो। दे विल प्रोड्यूस जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट विच पॉइंट। देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये कैसे बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर, देखो इसकी बनेगी अंदर, तो बिकॉज ऑफ द वायर 1 मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, अंदर, B1, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, देखो करंट अंदर जाएगी, अंदर अंदर, यहां पर इस रीजन की बात करो, और यहां पर कैसे बनेगी, बाहर, यहां पर क्या बनेगी, बाहर, ठीक है ना, लूप्स बनाएगी ना, लूप्स, देखो ऐसे करंट ऊपर लूप बनाएगी तो अंदर से जाके बाहर आया। अब ये वाला देखो कैसे बनाएगा, ऐसे अंदर, यहां पर अंदर जाएगा B2, लेट्स से यहां पर क्या होगा B2, और ऐसे करके बाहर जाएगा, यहां पर क्या होगा, बाहर जाएगा B2, ठीक है, बाहर गया। अब ये जो है बहुत दूर तो बनाएगा नहीं, ये भी जो है बहुत दूर तो बनाएगा नहीं, अब जीरो कहां पर होगा, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जीरो कहां पर होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो और वैल्यू भी सेम हो जाए। अब सुनो, ये दूर बना भी दिया, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बन भी गई, किस डायरेक्शन में बनेगी, अंदर अंदर अंदर, ये कैसे बनेगी, अंदर, देखो ये बना भी अंदर अंदर अंदर, तो अंदर ये भी अंदर, B2 भी और B1 भी अंदर, तो वो जीरो तो होगा ही नहीं क्योंकि सेम डायरेक्शन में। और लेट्स से ये 2 वाला बाहर बना रहा है, ये डायरेक्शन में, तो बाहर बनाए, तो दूर बना भी ले तो कहां बनाएगा, बाहर, बाहर, देखो इसका मतलब देखो B1 यहां बना भी, B1 यहां बना, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टिल डिक्रीज होगी, दूर जाएगा तो डिक्रीज होती है, पर वो कहां बनेगी, अंदर ही बनेगी। और ये वाला वायर बनाया भी इस साइड पूरे रीजन में, तो वो कहां बनेगा, बाहर ही बनेगा, वीक हो जाएगा, वीकर हो जाएगा और बाहर ही बनेगा। तो ये रीजन में तो जीरो होना ही नहीं है, हुआ तो ये रीजन में भी जीरो, की सेम डायरेक्शन एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, काटेगा कौन, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अंदर बाहर। तो बेसिकली यही रीजन है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, तो आंसर इन्हीं के बीच आना चाहिए। देखो ऑप्शन ए जीरो, जीरो मतलब हो ही नहीं सकता, ये रीजन में तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी 10 मार्क, मतलब ये रीजन यहां पर ही पॉसिबल नहीं है। सी इज 3 मार्क, हाँ यहां पॉसिबल है। डी 6 मार्क, 6 मार्क भी बिल्कुल यहां पर है, तो ये रीजन में पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 3, आंसर इज 3। बट सर अगर ऑप्शन 3 और 4 अगर दोनों होता तो फिर कैसे करते, तो फिर सॉल्व करना पड़ता। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की फॉर्मूला है μ0I/2πr। व्हाट इज आर, देखो अगर ये वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत लंबा, और करंट ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, डिस्टेंस R,
तो आप समझिए ना व्हाट इज आर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब लेट्स से एक पॉइंट पी है यहां पर, आई डोंट नो वेयर इज अ पॉइंट पी, यहां पर लेट्स से पॉइंट पी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितनी है, जीरो, जीरो होगी ना, एक अंदर जा रहा है, देखो ये अंदर ले रहा है, ये बाहर, तो कोई पॉइंट पी, आई डोंट नो वेयर इट इज, वहां पर जीरो है। चलो अंदर जा रहा है ना, तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो बाहर आ रहा है नेगेटिव ले रहा हूं, तो अंदर कौन जा रहा है, B1, तो B1 को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और बाहर B2 आ रहा है, B2 को हम क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। अब कुछ भी मान सकते हो, पर हाँ एक को पॉजिटिव एक को पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा बुरा नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डायरेक्शन से, अंदर गया तो पॉजिटिव, बाहर गया तो नेगेटिव, मैथ्स ऐसे ही समझेगा। तो चलो नेट पॉइंटेड B जीरो, तो मतलब B1 प्लस B2, पर B2 कैसे है, माइनस, क्यों, वो बाहर आ रहा है, तो जीरो, तो B1 इज इक्वल्स टू B2 हो जाएगा, करेक्ट। व्हाट इज B1 वैल्यू, म्यू नॉट आई। व्हाट इज म्यू नॉट बच्चों, म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या होता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, आजू बाजू जो मीडियम, आसपास जो मीडियम है, आसपास जो मीडियम है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बन रही जिस मीडियम में, वो है, डिटेल में समझ जाओगे बाद में। आई क्या है बच्चों, द करंट, आई क्या है, करंट। 2 पाई तो आपको पता है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। व्हाट इज आर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर, विच डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला, यहां से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो B1 क्या होगा, म्यू नॉट, मीडियम तो दोनों के लिए सेम है, सेम मीडियम, म्यू नॉट आई, आई कितना करंट फ्लो रहा है इसमें से, 1 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर, आर लेट्स से यहां से ये डिस्टेंस कितना है, P, इस पॉइंट से R, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये टोटल कितना है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, मतलब कितना ये टोटल 4 सेंटीमीटर, कितना है 4, तो ये अगर R है, देखो ये टोटल 4, ये R, तो ये कितना होगा 4 माइनस आर, समझिए ना, 4 R तो 4 माइनस आर, ठीक है, 2 पाई आर, तो ये कितना है, म्यू नॉट 3 एम्पियर 2 पाई 4 माइनस आर, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया, 4 आर को इधर ले जाओ, 4 माइनस आर इधर आ गया, इधर, और आर को उधर ले जाओ, वो कितना हो जाएगा 3 इंटू आर, ये तो एम्पियर है, यूनिट लिखा है, ठीक है, 3 आर, आर को उधर ले जाओ तो 4 इज इक्वल्स टू 4 आर, है ना, आर उधर के तो पॉजिटिव 3 आर प्लस आर 4 आर, तो आर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और आर कहां से था, यहां से 1 सेंटीमीटर, मतलब 2 से 1 सेंटीमीटर, मतलब कहां पर, पॉइंट पी हमारा कहा है यहां पर, और बी नेट एट पॉइंट पी कितना है 0, मतलब कि एट पॉइंट 3, और वही तो हमने बोला था, ठीक। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू, नोट कर लो। Let's go for the question number 13. So in question number 13, the variation of induced EMF with time in a coil if a short bar magnet is moved along its axis with a constant velocity is best represented as. तो 4 ग्राफ में से चूज करना है, ये मैग्नेट हमारा कोई भी पोल हो सकता है, नॉर्थ साउथ, वो अंदर जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट, तो अंदर जा रहा है ऐसा। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, आप ईएमएफ का मतलब खाली इतना समझिए, इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ईएमएफ का मतलब तो होता है वोल्टेज, पर करंट आएगा तो वोल्टेज आएगा, बिकॉज जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा वोल्टेज, वो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ठीक है। तो अगर हम मैग्नेट लेके जाएंगे अंदर तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, टू अग्री, जैसे ही मैग्नेट अंदर जाएगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो फ्लक्स है उसमें क्या आएगा बच्चों, चेंज आएगा, और जैसे ही चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट अगर इंड्यूस्ड होगा इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, इतना मुझे पता है कि जब वो अंदर जाएगा, मैग्नेट विल गो इनसाइड, जब वो अंदर जाएगा तो अगर गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा, लेट्स से राइट साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है, जब इन जाएगा, और जब आउट जाएगा, जब ये आउट जाएगा वापस गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज जब इन जाता है तो इंड्यूस ईएमएफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जब वो आउट जाता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, दोनों टाइम वो अपोज करता है, दोनों टाइम क्या अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है, इसलिए डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट, आपको पता है लेंज लॉ की मदद से आपको सब क्लैरिटी है। तो इसका मतलब एक बार अगर करंट पॉजिटिव साइड है तो दूसरी बार क्या होगा, नेगेटिव साइड, तो वोल्टेज पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव। अब ये ग्राफ में देखो सब कुछ ऊपर है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सी ग्राफ में देखो सब कुछ ऊपर नीचे ही पॉजिटिव, आई मीन यहां पर ये राइट, आई मीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज पॉजिटिव, फोर्थ में भी देखो पूरा ऊपर है, दैट इज पॉजिटिव। एक ही ग्राफ है दैट इज बी, जहां पर नीचे भी है और ऊपर भी, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऐसे मिलेगा आपको आंसर, थोड़ा स्मार्ट वे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लो। सो बच्चों इन दिस क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर ओलंपियाड सीरीज, ऑफ द ग्रेट 10 सीरीज। तो प्लीज एक बार तो पॉज करके बनता है कि आप ट्राई करिए, ठीक है, चलो ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन है सिंपल एसी जनरेटर, तो बेसिकली ये क्या है बच्चों, एसी
जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। दो डायग्राम्स बनाए, बेसिकली ग्राफ्स बनाए, एक ये वाला और ये वाला, फर्स्ट ग्राफ एंड ये है सेकंड ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट चेंजेस डज अकर इन द स्पीड ऑफ द कॉइल इन द जनरेटर। ठीक है, तो बेसिकली ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मतलब हमने चेंजेस किया है कुछ। क्या चेंजेस किया? देखो सेकंड पॉइंट लिखा है, इफ द स्पीड ऑफ जनरेटर इज चेंज, ज्यादा या कम वो बताया नहीं, स्पीड ऑफ द जनरेटर इज चेंज लिखा है। देन द ग्राफ ऑफ द न्यू आउटपुट, तो बेसिकली ये जो 1 वाला है ये ओल्ड आउटपुट है और ये वाला कौन सा है बच्चों? न्यू आउटपुट। ठीक है, एक चीज है ना दिमाग में फिट कर देना, जो ईएमएफ होता है, अरे सर ईएमएफ क्या होता है? अरे ईएमएफ ही इंड्यूस करंट, ठीक है, दोनों अलग अलग होता है, ये वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज। इंड्यूस करंट बोल दो, अरे इंड्यूस करंट बोल दो, ईएमएफ बोल दो, वोल्टेज चेंज बोल दो, सबका मतलब एक ही है। दिस चेंज इन वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सर ऐसा कैसे लिख दिया फ्रीक्वेंसी? हमें कैसे पता मैथमेटिकली? देखो समझो, मुझे बताओ करंट इंड्यूस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आपको पता है डी फाई बाई डी टी, इसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, जितना फास्ट फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ या इंड्यूस करंट या डेल्टा भी बनेगा। होप दिस इज वेरी क्लियर। फ्लक्स चेंज का मतलब मोशन करना। एग्जांपल, ये पर्टिकुलर मोशन देखो, क्या कर रहा हूं? आई एम रोटेटिंग द कॉइल, एक सेकंड में लेट से एक बार कॉइल रोटेट कर रहा हूं, अब मैं एक सेकंड में 2 बार कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहां पर होगी? फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी बार मोशन होना, तो पहली बार मैं एक सेकंड में एक बार कर रहा हूं, दूसरी बार एक सेकंड में 2 बार कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा वहां पर होगी। और अगर मैं फास्ट चेंज कर रहा हूं तो फ्लक्स का रेट फास्ट चेंज होगा, अगर फ्लक्स का रेट फास्ट चेंज होगा तो इंड्यूस ज्यादा होगा करंट या ईएमएफ या वोल्टेज चेंज। इसका मतलब वोल्टेज चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आई होप दिस पार्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। चलो, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो ओल्ड में देखते हैं, पहले पुराने में देखो, एक साइकिल कंप्लीट होना मतलब देखो, ये एक साइकिल है ना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से खत्म, देखो वापस रिपीट हो रहा है। दिस साइकिल कितना टाइम लगा? यहाँ से आना में देखो कितना टाइम है? 2 सेकंड। एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया? 2 सेकंड। ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई? एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई? हाफ साइकिल। ऑब्वियसली एक साइकिल 2 सेकंड, तो एक सेकंड में हाफ साइकिल। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ओल्ड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड बोल दो, टाइम पीरियड, या तो एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, दैट इज हाफ। हमें आंसर मिल गया हाफ, पर ठीक है 1 अपॉन टाइम पीरियड भी कर सकते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? कितना टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हुई, दैट इज टाइम पीरियड कितना? 2, 1/2, वही तो आंसर है। एक सेकंड में कितनी साइकिल, इसको हम हर्ट्ज बोलते हैं या 1 अपॉन टाइम बोलते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलो न्यू में फाइंड करते हैं। न्यू नए वाले में देखो, एक साइकिल यहां से स्टार्ट हुई, अरे ढिंग 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 ढिंग, यहां पर कंप्लीट हुई। बाप रे, कितना सेकंड लिया? एक साइकिल। नई वाली में 4 सेकंड लिए, एक साइकिल 4 सेकंड लिए, बहुत बढ़िया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? या तो मैं बोलूं एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई? 1/4 साइकिल। सर बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या? फ्रीक्वेंसी ओल्ड क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, 1 अपॉन टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? यहाँ पर कितना टाइम पीरियड है? एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम, दैट इज टाइम पीरियड 1/4 हर्ट्ज या 1/सेकंड। बहुत बढ़िया, ठीक है, हमें ये मिल गया। अभी हमें पता है वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू, वोल्टेज चेंज इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। तो चेंज इन वोल्टेज हम ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन वोल्टेज न्यू अपॉन चेंज इन वोल्टेज ओल्ड इज फ्रीक्वेंसी न्यू अपॉन फ्रीक्वेंसी ओल्ड। बहुत बढ़िया। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी न्यू? फ्रीक्वेंसी न्यू क्या? अरे सर न्यू लिखा, यहाँ ओल्ड लिख दिया। सर आपने एक छोटी सी गलती की, हम चिल्ला रहे थे पर आपने सुना ही नहीं, ठीक है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी न्यू? कितना है? 1/4 अपॉन व्हाट इज ओल्ड? कितना है? 1/2। इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 2 पर जाएगा, है ना, 4 नीचे जाएगा, 2 2 जा, आंसर कितना है? 1/2। इसका मतलब चेंज इन वोल्टेज न्यू इज हाफ ऑफ चेंज इन वोल्टेज ओल्ड। मतलब कितना हो गया? आधा। ऑब्वियसली सिंपल बात है ना। आप पहले फास्ट घुमा रहे थे, एक सेकंड में आधी साइकिल घुमा रहे थे, फिर आपने स्लो कर दिया, एक सेकंड में 1/4 साइकिल घुमाया, आपने स्लो कर दिया, फ्लक्स रेट स्लो हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इंड्यूस करंट ड्रॉप हो गया, इंड्यूस डीएमएफ ड्रॉप हो गया, इंड्यूस वोल्टेज ड्रॉप हो गया। कितना ड्रॉप हुआ? हाफ। तो आंसर इज फॉर 14 इट इज हाफ। क्वेश्चन 15 इज, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। In which graph the frequency of EMF alternating EMF is higher? ओल्ड में कितनी है? हाफ। न्यू में कितनी? 1/4। तो किसमें हायर है? ओल्ड या न्यू? ओल्ड। तो ऑप्शन है इन ग्राफ 1। यस, द आंसर इज यस, इन ग्राफ 1। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो बच्चों, यहां पर हम खत्म करते हैं
मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ओलंपियाड सीरीज। यहां पर हम खत्म करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पूरा चैप्टर। यहां पर हम खत्म करते हैं ग्रेड 10 का पूरा फिजिक्स। आपको पता है ये जर्नी 1.5 साल पहले स्टार्ट की थी मैंने। इंटेंशन यही था कि 9th और 10th बहुत फाउंडेशनल ईयर होते हैं। अगर ये बहुत स्ट्रांग है, फिजिक्स जिसका स्ट्रांग है 9th-10th का, और जो एम कर रहे 11th-12th में जेईई नीट जैसी एग्जाम, तो बहुत इजी हो जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्रैक हो जाएगा आपका जेईई नीट, मेरी ब्लेसिंग है आपके साथ, बट ऐसा नहीं होता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आसान लगता है क्योंकि 9-10 के कॉन्सेप्ट इतने खराब होते हैं बच्चों के, तो फिर नीट या जेईई जैसी एग्जाम बहुत टफ हो जाती है उन बच्चों के लिए, तो वो हताश हो जाते हैं। और अगर लेट से आपका एम जेईई या आईआईटी या मेडिकल नहीं भी है, आपको 10th के बाद कुछ अलग ही करना है, एग्जाम्पल आर्ट्स में जाके कुछ करना है, यूट्यूबर बनना है, क्रिकेट में आगे जाना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है, 10th तक तो पढ़ाई करनी है ना। हम कितनी सारी फैक्चुअल चीज़ों को याद करते हैं, किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये कंट्री में क्या हो रहा है, वो सब। और जो नेचर है हमारा, जिसके साथ हम जी रहे हैं और मरने के बाद भी उसी नेचर में जाना है, उसको थोड़ा समझ ले अच्छे से, दिमाग से। मैं चलो मानता हूँ कि मैथ्स थोड़ी आ जाती है, थोड़ा मैथ्स को थोड़ा साइड पे रखे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ ले, थियरी को समझ ले, तो कितनी आसान होगी जिंदगी, है ना। और समझा है, और अगर रियल लाइफ में जब एक्सपीरियंस करते हो ना, किसी की, जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया आपको और आपने समझ लिया अच्छे से, और रियल लाइफ में जब एक्सपीरियंस करोगे ना, अलग ही मजा आता है, बिकॉज दैट इज द नेचर। सो आई होप आप बहुत अच्छे से 9th और 10th पूरा फिजिक्स मैंने दे दिया। अब कुछ नया क्या आएगा ये सीरीज में, आई मीन ये अपनी चैनल पे, आपकी अपनी चैनल है, ठीक है, क्या आएगा, लेट्स ट्राई। और हम कुछ अच्छा ही लाने की ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा कुछ लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। एंजॉय करिए, लेक्चर्स देखिए, अपना काम करिए, खेलिए, मजे करिए, ध्यान रखिए, ठीक है, और एंजॉय करिए लाइफ को। चलो मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।